Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Important History Questions Part 9, and these questions are based on the old NCERT Class 7 Chapter 8. First question says that consider the following statement. गुरु नानक जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज ए फाउंडर ऑफ न्यू रिलीजन सिखिज्म, एंड बाय द 18th सेंचुरी जो सिखिज्म है बिकेम द रिलीजन ऑफ द पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स इन मेनी एरियाज ऑफ द पंजाब. ओके, तो सिंपली ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा सिखिज्म के बारे में या गुरु नानक के बारे में या सिख्स के बारे में, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं और इस एनसीईआरटी में भी डिटेल में डिस्कस किया गया है. तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एरर टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पे 18th सेंचुरी नहीं है, यहाँ पे 17th सेंचुरी है. ये मिसगाइड करने के लिए है. तो अगर आपको कुछ एग्जैक्टली डेट नहीं याद है तो सिंपली आप जो सेंचुरीज हैं एटलीस्ट ट्राई टू एम्फसाइज कि आपको वो रिमेंबर हो, तो हो सकता है जो गलत ऑप्शन होगा उसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज द ए ओनली. और बाय द 17th सेंचुरी जो सिखिज्म था वो बना था ए रिलीजन ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स इन दी मेनी एरियाज ऑफ द पंजाब. ओके, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. First statement, Guru Nanak was succeeded by series of 10 gurus, and these gurus earlier concentrated on the religion aspect of Sikhism and later they became the military leaders of Sikh. तो सिंपली क्वेश्चन अगेन गुरु नानक के ऊपर है. कह रहे हैं कि गुरु नानक को सक्सीड किया था 10 गुरुज ने, एंड ये जो गुरुज हैं सिंपली उनका अर्लियर रिलीजन एस्पेक्ट पे वो लोग थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे नीड आता गया वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को एक मिलिट्री लीडरशिप में और मिलिट्री ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर लिया. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज बी. सर बी क्यों? यहाँ पे देखो फिर से एरर टाइप क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने यहाँ पे रखा था सीरीज ऑफ 9 गुरुज प्लस 1 गुरु नानक इज इक्वल टू 10 गुरुज. ठीक है ना, फर्स्ट गुरु गुरु नानक और 10th गुरु गोविंद सिंह. तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली सीरीज ऑफ 10 गुरुज हैं, तो जल्दबाजी में टोटली माइंड में होता है कि टोटल 10 गुरुज हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है गुरु नानक वो सक्सीडेड, गुरु नानक के बाद कितने गुरुज आए हैं, तो वो 9 आंसर होगा उसका करेक्ट. ओके, सो यहाँ पे ये भी एरर बेस्ड क्वेश्चन था. Next, 3 question. Consider the following statement. Mughal administration ordered the executions of Guru Tegh Bahadur in 1675, and 10th Guru Gobind Singh began to organize Sikh as a soldiers and prepared them for the battle against the Mughal armies. तो यहाँ पे औरंगजेब के टाइम पे अगर हम देखें तो जो औरंगजेब ने उनका एग्जीक्यूशन कर दिया था गुरु तेग बहादुर का इन 1675 में, और साथ ही साथ जो 10th गुरु थे उन्होंने बेसिकली अपने आप को मुगल से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ये जो रिलीजन जादू था रिलीजियस का बेसिकली जो एलिमेंट उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक मिलिट्री स्पिरिट में. ठीक है, ताकि हम लोग फाइट कर पाए इफिशिएंटली इफेक्टिवली मुगल से. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द 3 बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ खालसा इज. अब ये तो क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि मीनिंग. अब आपसे डायरेक्टली मीनिंग पूछा है, ये क्या खालसा है, व्हाट खालसा इज, ये डायरेक्टली नहीं पूछा है. तो मीनिंग जो खालसा का है दैट इज द प्योर एसेंशियल जो मीनिंग है, और जो लिटरल मीनिंग है दैट इज द प्योर. ओके, वैसे अगर नॉर्मल आएगा व्हाट एग्जैक्टली खालसा इज और खालसा किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो सिखिज्म या फिर मिलिट्री फाइटिंग ग्रुप. लेकिन यहाँ पे पूछा है मीनिंग ऑफ खालसा, तो वो आ जाएगा सिर्फ प्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं तो सिख ऑन द लाइज ऑफ मराठा कैरीड आउट रेड इन वेरियस प्लेसेस. तो यहाँ पे क्यों कंपेयर किया गया है, औरंगजेब के टाइम पे क्या किया था कि औरंगजेब जो मराठा से एक कैंपेन कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने दूसरी कैंपेन सिख के साथ भी स्टार्ट कर दी थी डबल फ्रंट पे. ओके, इसीलिए यहाँ पे कंपेयरिंग क्वेश्चन डाला गया है. तो सिख ऑन द लाइन्स ऑफ मराठास कैरीड आउट रेड इन द वेरियस प्लेसेस एंड सिख वर एबल टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट, यहाँ पे एन नहीं होगा एन होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब सेम एज द मराठास. तो अगर आपने इनको कंपैरेटिवली स्टडी की है या फिर चैप्टर 8 एनसीईआरटी का पढ़ा है तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा और आप इसको आंसर दे सकते हो. कितनी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स हैं और ये एनसीईआरटी से रेफरेंसेस का. ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा ए. क्या? इट इज बिकॉज सिख मराठास की लाइन पे रेड करते थे वेरियस प्लेसेस में. ओके, देयर इज नो डाउट. सेकंड अगर हम देखें तो सिख ने अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे औरंगजेब के टाइम पे. ठीक है, उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था एज एन इंडिपेंडेंट एम्पायर ओनली इन द 18th सेंचुरी एंड नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब. लेकिन अगर चेंज हम देखें तो मराठास जो थे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ 6th क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहने हैं पोर्चुगीज एंड इंग्लिश जो है वो सक्सीड हो गए थे एस्टैब्लिशिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि औरंगजेब सप्रेस पायरेसी एक्टिविटीज ऑन बोथ ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन दोनों के साथ ही, ऐसा नहीं था। रीजन क्या था कि काफी ज्यादा पायरेटिक एक्टिविटी करते थे बोथ ये जो पोर्चुगीज थे एंड जो इंग्लिश थे। पोर्चुगीज अगर हम शाहजहां के टाइम पे देखें तो शाहजहां के टाइम पे हमको ये देखने को मिलता है पोर्चुगीज ने अपना बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या बना लिया था, एक हुगली में बेस बना लिया था जहां से वो लोग पायरेसी एक्टिविटीज कर रहे थे। लेकिन जो शाहजहां थे उन्होंने किसी तरीके से इसको सप्रेस कर दिया था, लेकिन अभी भी पायरेसी एक्टिविटीज कंटिन्यू रही थी और ये और बढ़ गई थी इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। ओके, तो दोनों ही टाइम, चाहे वो ईस्ट कोस्ट हो या फिर वेस्ट कोस्ट हो, अगर मैं इंडिया को इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये हमारा वेस्ट कोस्ट हो जाएगा, बिकॉज मोस्टली ये ट्रेडिंग ग्रुप्स थे और ये चाहते थे कि जहां से ट्रेड अच्छे से हो पाए वहीं पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना। तो ये वेस्ट कोस्ट हो गया और ये ईस्ट कोस्ट हो गया। ओके, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द बी, सेकंड स्टेटमेंट वाज ट्रू एंड फर्स्ट स्टेटमेंट वाज नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द सेवेंथ क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो औरंगजेब है इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप एंड रूल इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ इस्लाम। आपने पढ़ा होगा कि जो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है, ठीक है ना, और यही एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल्स, बिकॉज मोर और लेस अकबर के बाद जितने भी एम्परर आए थे कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनसे पॉलिसी सिंक्रोनाइज करते थे विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, लेकिन जो औरंगजेब थे वो कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ द पॉलिसी फेल बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन। तो जो औरंगजेब थे वो एक ऑर्थोडॉक्स एंड टाइम पे हमने देखा था कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि लॉज ऑफ इस्लामी प्रिवेल होगा। लेकिन ये जो पॉलिसी थी ये फेल क्यों हुई थी? सिर्फ इंडिया में मुस्लिम ही नहीं है, बिकॉज इंडिया में अलग डाइवर्स ग्रुप हैं, ठीक है, ड्यू टू विच दिस पॉलिसी इज अ मिजरेबली फेलियर, और ये उनके डिक्लाइन का भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है दैट वाज करेक्ट। एट्थ, consider the following statement. Mughal Emperor Shah Jahan's son Dara Shikoha is a liberal and was an eminent scholar of Sufism and Vedanta philosophy. अब ये quite important question है. And Dara Shikoha also translated the Upanishads into Persian in 1657. तो among Mughal rulers अगर हम देखें, ठीक है, तो मुगल कोर्ट में अगर हम देखें तो जो कोर्ट था मुगल कोर्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ऑर्थोडॉक्स और दूसरा लिबरल। लिबरल में सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट नाम आता है दारा शिकोहा का, ठीक है। तो दारा शिकोहा काफी लिबरल थे, एमिनेंट स्कॉलर थे और उन्होंने सूफिज्म एंड वेदांता जो फिलॉसफी थी उसमें सिमिलैरिटी कुछ हद तक उसको बेसिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट जो दारा शिकोहा था उन्होंने ट्रांसलेट भी किया था उपनिषद को इन पर्शियन इन द ईयर 1657। तो अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों के दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हेंस द करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, असर्शन बोल रहा है द ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द औरंगजेब वाज नॉट इंक्लाइंड विद हिज प्रेडिसेसर्स, दैट इज जो टॉलरेंट एंड जो लिबरल थी। इनके जो अर्लियर प्रेडिसेसर्स थे, ठीक है, चाहे वो सच एज अकबर हो या फिर जहांगीर हो, शाहजहां हो, इस तरीके से, तो उनके साथ इंक्लाइन नहीं करती है, जो कि मोर और लेस उनकी टॉलरेंट और लिबरल पॉलिसी थी। रीजन क्या कह रहे हैं इसके? औरंगजेब फेल टू रियलाइज दैट द जॉब ऑफ जो किंग का है इज टू रूल and to rule efficiently, religion जो है should not be allowed to interference with the government, और यही रीजन बन गया था कि उनका एक डिक्लाइन का भी ये एलिमेंट बन गया था। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो बोथ। नेक्स्ट अगेन इज assertion, reason statement. Assertion, in the 17th century the taxation was increased from 1/3 to almost a half. जो 17th सेंचुरी थी वहां पे जो टैक्सेशन वो इंक्रीज कर दिया गया था 1/3 से हाफ। और रीजन क्या था इसका? द ऑफिसर्स हैड टू बी पेड एंड एम्पायर ग्रू लार्जर एंड मोर ऑफिसर्स वर रिक्रूटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ओके, नाउ इट्स अ वेग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर क्या होगा? बोथ, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्या हुआ था 17th सेंचुरी में? देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के टाइम में हमने पढ़ चुके थे सबसे लार्जेस्ट एम्पायर था उस टाइम पे, लार्जेस्ट एम्पायर। और ये भी क्वाइट एविडेंट था कि हर उनके एम्पायर के मेजर पार्ट में क्या हो रहा था, बेसिकली एक तरीके का रेबेलियन ब्रोक हो गया था, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट असर करने लगे थे और उनकी पावर को चैलेंज कर रहे थे। तो यही रीजन था जो औरंगजेब ने अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर रूल किया था, लेकिन उसमें से ज्यादा टाइम उनका इन रेबेलियन को सप्रेस करने में ही लगा था। अब जब आपको
रेबेलियन को सप्रेस करना है, वेरियस फ्रंट्स पे लड़ाई लड़नी है, तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। और ये रिसोर्सेस कैसे आएंगे, ये रिसोर्सेस आएंगे टैक्सेशन के थ्रू। तो यहाँ पे 17th सेंचुरी में जो टैक्सेशन था मोर और लेस इंक्रीज हो गया था 1/3 से लेकर हाफ तक। और ऑफिसर्स जो थे हैड टू बी पेड एंड एम्पायर ग्रू, जैसे जैसे एम्पायर बढ़ता भी जा रहा था तो उसको मैनेज करने के लिए भी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मोर ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और साथ ही साथ आर्मी को भी मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत होती थी। ओके, सो बोथ statement are correct and reason is the correct explanations of A.